एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज, जिसमें आज हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जिन्हें नहीं पता, मैं क्विकली बता दूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें 100 ऐसे कॉन्सेप्ट हम उठाएंगे, छोटे बड़े सारे, जो सिर्फ 15-20 मिनट में आप लोग करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए, जिससे आप आराम से 300 प्लस मार्क्स तो यूं ही स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो हर चैप्टर में से कुछ रिपीटेड एरियाज हैं जो एनटीए को बहुत पसंद है और वहां से रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं। 15 मिनट में रिवाइज करेंगे, देखेंगे कैसे पीवाईक्यू आए हुए हैं और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो जो बच्चे इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। और इसी तरीके से आज का कॉन्सेप्ट भी हम लोग फटाफट खत्म कर लेते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। आपने नोट किया होगा कि हम सेल वाली यूनिट में ही चल रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका मैंने बायोमोलिक्यूल के टेबल सारे करवा दिए थे, दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्रोमोसोम के शेप बच्चा सारे कर लिए थे। तो अभी हम सेल वाली यूनिट में ही चलते हैं और सेल मेम्ब्रेन से काफी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो वो टॉपिक हम कर लेते हैं। एनसीईआरटी खोल के आप देखोगे तो छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, 2-3 पैराग्राफ दिए हुए हैं और एक डायग्राम दे रखा है। अब प्लेन एनसीईआरटी में नुकसान सिर्फ इतना होता है कि पैराग्राफ के बीच में से कहां से लाइन से क्वेश्चन बनाना हम वो नहीं सोच पाते। तो अगर उनको थोड़े ऐसे वे में रिप्रेजेंट किया जाए जहां एनसीईआरटी की सारी लाइंस भी हमें पता चल जाए, पर उसी को हम टेबल की फॉर्म में देख लें या हमें बॉक्सेस में पता चल जाए, अच्छा ये इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा ये नहीं इंपॉर्टेंट होता, तो एनसीईआरटी पढ़नी थोड़ी आसान हो जाती है। और उसी लिए हमने बनाई है आपकी 30 डेज। एनसीईआरटी में ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकिन 30 डेज से लेकर आई हूँ। हमारी बायोलॉजी इन 30 डेज करके एक बुक है, आप बिल्कुल उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिव्यू उसके स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी को इतने इंटरेस्टिंग वे से समराइज किया गया। उन्हीं पूरे पैराग्राफ के पॉइंट्स बना दिए, चीजें हाईलाइट कर दी, पीवाईक्यू की टैगिंग कर दी, थोड़े बेटर डायग्राम्स यूज कर लिए, थोड़े बेटर फ्लो चार्ट्स यूज कर लिए। एनसीईआरटी मिस नहीं होगी बेटा, माइंड करना, एनसीईआरटी मिस नहीं होगी। एक पॉइंट लिखा होगा पर इस वे में लिखा होगा कि आपकी मेमोरी में एकदम फिक्स हो जाएगा। बेटर डायग्राम के साथ पूरा टॉपिक आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फटाफट से देख लें इस टॉपिक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। जैसे ये अगर यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने एक सेल दिया हुआ है, तो उसका एक टुकड़ा निकाल के ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, जो आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे। अगर इस मेम्ब्रेन को मैं ऐसे जूम करके आपको दिखाऊं, तो अंदर से मेम्ब्रेन ऐसे थिक है। हम जानते हैं हमारी मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की बनी हुई है। ये उसका हेड वाला रीजन है, ये उसका टेल वाला रीजन है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये पूरी फोस्फोलिपिड की बाई लेयर हमारे पास होती है। क्या सिर्फ लिपिड होती है हमारी मेम्ब्रेन में? नहीं, हमारे पास प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या सारे ऐसे अंदर से बाहर तक एकदम एम्बेडेड होते हैं? नहीं, बहुत सारे प्रोटीन पेरिफेरल भी होते हैं। क्या उन प्रोटीन पे कभी शुगर अटैच होती है? जी हाँ। तो शुगर प्रोटीन पर भी अटैच होती है, शुगर सीधा इस लिपिड पर भी अटैच होती है। जब शुगर लिपिड पर अटैच होती है उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। शुगर हमारे प्रोटीन पर अटैच होती है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो मुझे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मिल रहे हैं। अगर यही शुगर मेरे लिपिड पर अटैच है, मुझे ग्लाइकोलिपिड भी मिल रहा है। फोस्फोलिपिड की बाइलेयर मेरे पास है, कुछ प्रोटीन मेरे पास है, कुछ कोलेस्ट्रॉल मेरे पास है। समराइज करूं तो इतनी ही चीजें हैं। फटाफट से हम रीड कर लेते हैं हमें एनसीईआरटी क्या बताती है थ्रू द ब्यूटिफुल एनसीईआरटी इन 30 डेज, बायोलॉजी इन 30 डेज। अगर वो फॉस्फोलिपिड का डायग्राम आप देखेंगे जिसकी बाई लेयर यहाँ पर है, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन में बेटा अगर एक फॉस्फोलिपिड ऐसा तो दूसरा उसके सामने इस तरीके से होता है, और ये दोनों मिलकर पूरी एक लेयर बनाते हैं। एक फॉस्फोलिपिड कैसा दिखता है, फटाफट से रिवाइज कर लो। उसका एक हेड है और ऐसे टेल बनी है। हेड उसका हाइड्रोफिलिक है, पोलर इन नेचर है, ठीक है। तो वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है, अट्रैक्ट्स वाटर। टेल को एक्वस एनवायरनमेंट पसंद नहीं, पानी पसंद नहीं, तो वो हाइड्रोफोबिक है और वो नॉन पोलर है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर हमें तब समझ में आया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से ऐसे ऑर्गेनल हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही ढंग से दिखे। तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे कि इसके बाद ही हम मेम्ब्रेन अच्छे से देख पाए। हमने मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी करी है, ह्यूमन में खास करके आरबीसी पे बहुत अच्छे से हमने मेम्ब्रेन की स्टडी करी है, जिससे हमें पता चला हमारी मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी हुई है, एक लिपिड और प्रोटीन। याद हो गया हमको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो इस फोस्फोलिपिड की बाइलेयर में एम्बेडेड है। ये 2010 का क्वेश्चन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही कि इस तरीके से आपकी मेम्ब्रेन दिखती है, हमें एक मॉडल दिया जाता है जिसका नाम होता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसको मोज़ैक क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी लेयर में ना लिपिड ही लिपिड है, लिपिड की बाइलेयर है, उसमें कुछ कुछ जगह पर प्रोटीन है, लाइक मोज़ैक। तो वहां से ये नाम आया मोज़ैक। फ्लूइड का क्या मतलब होता है? फ्लूइड नाम क्यों आया? क्योंकि लिपिड जिस तरीके से अरेंज है वो लेटरल मूवमेंट शो कर रहा है, तो मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी है इसलिए फ्लूइड। कुछ कुछ जगह पर प्रोटीन के मोज़ैक पैटर्न है इसलिए मोज़ैक, इसलिए इस मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल।
तो मेरे पास स्टेटमेंट इसी तरीके से थी कि पूरी लेयर तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, ज्यादातर तो मेरे पास पूरी लेयर में ऐसे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, उसमें कहीं कहीं प्रोटीन एम्बेडेड है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था। लिपिड जो है वो मेनली तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड बहुत सारे होते हैं, तो मेजरली फॉस्फोलिपिड आपको मिलेगा। और क्या लिपिड मिलता है आपको आपकी मेम्ब्रेन में? कोलेस्ट्रॉल, हमें कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। तो लिपिड, ये वाला भी तो लिपिड ही है हमारे पास, डिराइव्ड लिपिड है हमारे पास, पर मेजरली मुझे क्या मिलेगा? फॉस्फोलिपिड, जिसकी बाइलेयर बनी हुई। ठीक है जी, आगे देखते हैं। उस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में बाहर की तरफ मेरे पास एक पोलर हेड है, अंदर की तरफ मेरे पास हाइड्रोफोबिक टेल है, और किस तरीके से अरेंज्ड है? बाइलेयर। अंदर की तरफ दोनों नॉन पोलर टेल रखने का कोई रीजन, कि हमने इसी तरीके से बाइलेयर को क्यों अरेंज किया बेटा? इस तरीके से अरेंज करने का रीजन क्या था कि जब ये पूरी मेम्ब्रेन बनेगी, ये पूरा सर्कल बनेगा, तो बाहर की तरफ तो पोलर हिस्सा आएगा, अंदर की तरफ दोनों टेल की वजह से एक नॉन एक्वस एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा। तो अंदर की तरफ नॉन पोलर टेल जो है आपके पास, वो प्रोटेक्ट कर रही है ना। आपने अंदर की तरफ ये नॉन पोलर वाला हिस्सा क्यों रखा है? क्योंकि आपको उसको प्रोटेक्ट करना था एक्वस एनवायरनमेंट से, ये बात भी हमको पता है। ठीक है जी। फॉस्फोलिपिड के सिवा और कौन सा लिपिड मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल मिलेंगे। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जी हाँ, सिर्फ लिपिड नहीं होता, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही आपकी शुगर है, या तो शुगर लिपिड से अटैच्ड है तो फॉस्फोलिपिड, या प्रोटीन से अटैच्ड है, सॉरी लिपिड से अटैच्ड है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से अटैच्ड है तो ग्लाइकोप्रोटीन। अलग अलग सेल की मेम्ब्रेन में कितना प्रोटीन होगा या कितना लिपिड होगा, इसका रेशियो अलग अलग होता है। हमने स्टडी किसमें किया था? आरबीसी में। तो आरबीसी में हमें क्या पता चला? प्रोटीन ज्यादा है, 52%। इसीलिए इसको बोल्ड किया गया, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है पूरी लिपिड बाइलेयर है तो लिपिड ज्यादा होगी, यहां गलती हो जाती है बेटा। लिपिड 40% है, प्रोटीन आपके पास आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52%। और ऐसा ही मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन सारे ऑर्गेनल्स का होता है। अगर किसी ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन है ना, तो वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में होती है। सेल मेम्ब्रेन भी ऐसी दिखती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ऐसी दिखती है, सारे ऑर्गेनल ऐसे दिखते हैं। ये पेज क्लियर हो गया। फिर आप देख लो, मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरीके के हैं। किस बेसिस पर उसको डिवाइड कर रखा है? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना आसान है मेम्ब्रेन में से एक्सट्रैक्ट करना। आपने देखा ना बेटा, कुछ इस तरीके से हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई थी, बाइलेयर आपने नोटिस किया होगा। आपको उस डायग्राम की, एनसीईआरटी डायग्राम की लेबलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैं इतना सा बाइलेयर आपको दिखाऊं बेटा, तो कुछ प्रोटीन ऐसे थे ना जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सिर्फ बाहर की तरफ थे। अगर मुझे इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो जो अंदर तक एम्बेडेड है उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होगा। ऐसे प्रोटीन को कहते हैं इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, क्योंकि या तो ये पार्शली या ये टोटली बरी हो चुके हैं मेम्ब्रेन के अंदर। सिंपल सी बात है। कुछ प्रोटीन है जो सरफेस पे है, या तो इस सरफेस पे या इस सरफेस पे, उनको एक्सट्रैक्ट करना इजी है। ऐसे प्रोटीन को कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो अगर मैं बोलूं किसको एक्सट्रैक्ट करना इजी है, तो जो पेरिफेरल वाला है, जो एक्सट्रिंसिक वाला है, जो बाहर वाला है, जो सिर्फ सरफेस पर है, उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी है। जो एम्बेडेड हो चुका है, जो बरी हो चुका है, जो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। ये बात क्लियर हो गई। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, अब पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, हम मिस कर देते हैं, इसीलिए उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। फिर ये देखो, ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहाँ से आया? इस पे क्वेश्चन आए, देखिए 2012 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ये मॉडल दिया किसने? तो दो साइंटिस्ट का नाम है, सिंगर और निकोलसन। एंड यहाँ बच्चा आपको ईयर भी आना चाहिए, 1972। एनसीईआरटी में ना बहुत सारे ईयर्स दिए हुए हैं, डेट्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ देम। तो 1972 हम याद रखेंगे, सिंगर एंड निकोलसन हम याद रखेंगे। ये स्ट्रक्चर हमारे सामने एनसीईआरटी में तो आपने देखा है, ये और भी खूबसूरत डायग्राम है। ये देखो, हेड, पोलर हेड, ये नॉन पोलर टेल, कितने सुंदर तरीके से दिखाई है। ये पूरी एक ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर, पूरी मेम्ब्रेन का एक हिस्सा आपको दिखाया है। फिर आप देखोगे तो कुछ प्रोटीन आपको एकदम अंदर तक एम्बेडेड मिलेंगे, है ना। कुछ प्रोटीन ये ग्लोबुलर वाले देख रहे हो, ये आपको बाहर की तरफ मिलेंगे। ये एक्सट्रिंसिक होते हैं, ये इंट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक भी दो वैरायटी से दिखाए हैं, कुछ ऐसे हेलिक्स वाले रिसेप्टर जैसे, और किसी ने ऐसे रास्ता बनाया हुआ, इसलिए उनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ने अपने अंदर से चीजें निकलने के लिए, सब्सटेंसेस को पास करवाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, तो उसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। दिख रहा है आपको? जो भी प्रोटीन ऐसे सिर्फ सरफेस पर है उसको आप पेरिफेरल बोलते हैं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, उसे आप पेरिफेरल बोलते हैं। फोस्फोलिपिड के सिवा कौन सा लिपिड है? कोलेस्ट्रॉल है, आपको दिख रहा होगा। फिर ये जो चेन है बेटा, ये शुगर की है। अगर ये चेन सीधा लिपिड से अटैच्ड है तो ग्लाइकोलिपिड, अगर ये प्रोटीन से अटैच्ड है तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, है ना। ये मॉडल ने हमें क्या बताया? इसने हमें ये बताया
कि हमारी मेम्ब्रेन ना क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, मतलब सेमी फ्लूइड होती है। इतनी फ्लूइड भी नहीं है कि बह जा रही है, पर बहुत रिजिड भी नहीं है, उसको अपनी शेप चेंज करना आता है। ये फ्लूइडिटी, ये बहाव क्यों आया? क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की बाइलेयर्स की, और लिपिड की ये जो चेन आपको दिख रही है ना, ये चेन होती है बेटा फैटी एसिड की। एक हेड होता है, नीचे चेन होती है। चेन किसकी है? फैटी एसिड की। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं, और ये चेन्स आपस में से मूव करती है। ये लिपिड इधर से इधर लेटरल मूवमेंट शो करता है। कभी कभी आपका ये वाला बाइलेयर का लिपिड इस वाले बाइलेयर में, मान लो ये ऊपर वाली बाइलेयर है, नीचे वाली बाइलेयर है, समझो इसको, है ना। कभी कभी ये ऊपर वाला लिपिड ना नीचे ऐसे फ्लॉप कर जाता है और नीचे वाला ऊपर फ्लॉप कर जाता है, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो लिपिड तो आपका बढ़िया मूवमेंट करता है, इधर उधर भी मूव करता है, लेटरल मूवमेंट भी शो करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी आता है, फ्लिप फ्लॉप भी शो करता है। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं ना बेटा, वो रिजिड होते हैं, वो ना तो फ्लिप फ्लॉप करते हैं, लेटरल करते हैं तो भी बहुत कम करते हैं, थोड़ी बहुत लेटरल मूवमेंट कर लेंगे पर बहुत कम। अब ये बात डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं लिखती, पर आपको याद रखना है, जो आपका लिपिड है बेटा, वो लिपिड आपका लेटरल मूवमेंट भी करेगा। एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, पर देखो क्वेश्चन आ सकता है, तभी तो फ्लूइडिटी देता है। साथ में ना वो फ्लिप फ्लॉप भी करेगा, साथ में वो फ्लिप फ्लॉप भी करेगा, क्योंकि उसमें फ्री मूवमेंट है। लेकिन वहीं बेटा अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ ना, तो फ्लिप फ्लॉप जितना तो वो करेगा ही नहीं, पूरी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हिल जाएगा। वरना सोचो प्रोटीन ऊपर का नीचे आए, स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा पूरा, तो ये नहीं होता। लेकिन प्रोटीन ना आपका लेटरल मूवमेंट करता है, पर काफी मिनिमम, इतना ज्यादा नहीं जितना आपका लिपिड करता है, कुछ मिनिमम लेवल की लेटरल मूवमेंट लेकिन ये कर लेता है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो क्या आपकी मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है? जी हाँ है। ठीक है, क्यों है जी? क्योंकि लिपिड की वजह से लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल रहा है। वैसे तो क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का है, और जिसकी वजह से प्रोटीन भी हल्का हल्का लेटरल मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन में आपके प्रोटीन के पास एबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइड है। वो फ्लूइडिटी दे रही है, वो मेम्ब्रेन में प्रोटीन को इधर से उधर मूव करने दे रही है। जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अंदर तक गड़े हुए एम्बेडेड बरीड प्रोटीन है, और जो लिपिड के मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे से ना लूजली पैक्ड है, इसलिए तो दोनों लेटरली मूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लूजली अटैच्ड होते हैं। इन्हीं की वजह से आपकी मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी रहती है। मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि उसमें एक मोज़ैक पैटर्न है। मोज़ैक का क्या मतलब होता है बेटा? ऐसे इस तरीके से पैटर्न, कुछ कुछ आइलैंड्स प्रेजेंट होना एक समुद्र में। तो समुद्र किसका है? फॉस्फोलिपिड का। उसमें छोटे छोटे आइलैंड किसके हैं? प्रोटीन के। ये कैसा पैटर्न है? ये मोज़ैक पैटर्न है। तो मोज़ैक पैटर्न लिपिड का होता है, इसीलिए तो नाम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। फ्लूइडिटी क्यों है? क्योंकि आपका लिपिड इस तरीके से अरेंज था कि प्रोटीन मूव कर पा रहा है। तो आपका प्रोटीन और आपका लिपिड, आपका पूरा लिपिड की मेम्ब्रेन और आपका गढ़ा हुआ एम्बेडेड प्रोटीन आपस में लूजली पैक्ड है, तो उसमें फ्लूइडिटी है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहली बात, हमारी मेम्ब्रेन क्योंकि बाहर से हाइड्रोफिलिक और अंदर से हाइड्रोफोबिक है, तो अंदर का पूरा एनवायरनमेंट नॉन पोलर है। तो हर पोलर चीज को तो वो एंट्री देगी नहीं कि कुछ भी आ जाओ एंट्री दे देगी, नहीं। हमारी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो इस बात का ध्यान रखती है कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ किया जाएगा, बाकियों को नहीं। तो एक तरीके से हमारी सेल में कुछ भी ना एंटर कर जाए, इस बात का ध्यान रखती है। बहुत बढ़िया बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी फ्लूइडिटी। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी चाहिए थी, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन को बहुत बार अपनी शेप बदलनी पड़ती है। मान लेते हैं सेल को ग्रो करना है, बेचारा इतना सेल था, इसको इतना बड़ा होना है, तो इस केस में मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, इधर उधर मूव करेंगे, तो फ्लूइडिटी है तभी तो सेल ग्रोथ कर पाता है। आप बताइए, इंटरसेल्यूलर जंक्शन मतलब आप जानते हैं एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ये जंक्शंस होते हैं, है ना। प्लांट्स में आप प्लाज्मोडेस्माटा नाम से जानते हैं, एनिमल्स में आप गैप जंक्शन जानते हैं, आप एडहेरिंग जंक्शन जानते हैं, आप टाइट जंक्शन जानते हैं। तो दोनों की मेम्ब्रेन में ये जंक्शन बनाने के लिए मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी तो होनी चाहिए। मेम्ब्रेन रिजिड होगा तो जंक्शन ही नहीं बन पाएगा। फिर आप देखिए प्रोसेस, देखिए लिखा है एंडोसाइटोसिस का। ये आपका सेल है, ये बाहर कोई सामान है जो इसको खाना है, तो आप जानते हैं ना आपका सेल क्या करता है, इस तरीके से पहले उसको कवर करता है बेटा, है ना, ऐसे वैक्यूल बनाता है, और फिर वैक्यूल के अंदर वो सब्सटेंस आपको पता ही नहीं लगता कि कब धीरे धीरे इस तरीके से वैक्यूल बना के आपके सेल के अंदर आ जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे वो वैक्यूल बना के आपके सेल के अंदर आ जाता है। ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? क्योंकि आपकी सेल को मूवमेंट करनी आती थी। डिवीजन के दौरान आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आपका सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अगर आपके सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ना होती तो ये शेप की चेंजेस कभी आ सकती थी? नहीं। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को खाना, तो बहुत सारी चीजों का सिक्रीशन भी तो होगा, बाहर भी तो निकालना होगा। तब फिर से आपका सेल इस तरीके से वैक्यूल बनाता है, और वैक्यूल के थ्रू किसी ना किसी चीज को बाहर भेजता है। आप देखो ना बेटा, वो फिर अपने आप से उसको बाहर भेजता है।
और धीरे धीरे वो जो भी चीज है, वो जो भी सब्सटेंस है, वो आपके सेल से बाहर चला जाता है। आप इस डायरेक्शन में एक बार इसको देखिए। तो चाहे तो खाना खाना हो, मतलब अंदर लेना हो, या उसे बाहर निकालना हो, तो सिक्रीशन में भी और एंडोसाइटोसिस में भी फ्लूइडिटी चाहिए। जंक्शन बनाने के लिए भी चाहिए, कम्युनिकेशन करने के लिए भी चाहिए, और डिवीजन के लिए भी चाहिए, और अभी तो एटसेट्रा है। बहुत से ऐसे सेल के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी चाहिए होती है। लास्ट में हमें ना ये एक डायग्राम में सारे फंक्शन को समराइज कर इस बुक में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है कि हमारी मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्शन देती है। कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तुरंत रिपेल कर देगी, अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि वो बाहर से वाटर लविंग है और अंदर से वो वाटर रिपेलिंग है, तो दोनों चीजों का ध्यान रखती है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपोर्टेशन, जो एनसीईआरटी लिखती भी है। अगर कोई मॉलिक्यूल फैट सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड लविंग है, तो अंदर से तो मेम्ब्रेन कैसी है मेरी, हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक, क्योंकि अंदर तो सारी सारी चेन्स है, लिपिड ही है, तो लिपिड को लिपिड पसंद है, तो वहां से फैट सॉल्युबल चीजें तो आ जाएंगी, पैसिवली आ जाएंगी, आराम से आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई पोलर सब्सटेंस है, कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, अब यहां पर अंदर पूरा एनवायरनमेंट कैसा है, नॉन पोलर, लिपिड लविंग, वो आने नहीं देगा। तब कौन मदद करते हैं, ये प्रोटीन जो मैंने आपको दिखाए थे कि चैनल की फॉर्म में यहां से सब्सटेंसेस की एंट्री हो जाएगी। तीसरी चीज बता रखी है कम्युनिकेशन। तो जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे आपको शुगर दिखाई थी ना बेटा, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन था चाहे ग्लाइकोलिपिड था, वो रिसेप्टर का काम करती है। आपने कहीं ना कहीं ये बात जरूर पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर है, जहां पर वो पहले किसी चीज को पहचान रही है, तब वो आगे की सिग्नलिंग करेगी। तो रिसेप्शन का भी काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, रिसेप्टर्स की तरह वो काम करती है। ठीक है, लास्ट चीज ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन भी है, प्रोटेक्शन भी है, कम्युनिकेशन भी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा डिटेल एनसीईआरटी बताती है। दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन मेम्ब्रेन अलाउ करती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। मेम्ब्रेन का क्या काम है उसमें, तो ट्रांसपोर्टेशन बेटा आप जानते हो पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। पैसिव का सीधा मतलब है कोई भी सब्सटेंस जब मूव किया, चाहे अंदर से बाहर मतलब साइटोप्लाज्म से बाहर गया या बाहर से अंदर आया, पर वो हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाएगा। किसी भी चीज की मूवमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस हुई है और हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन हुई है, मतलब अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हुई है, कोई एनर्जी नहीं लगी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। अगर कोई मूवमेंट ऐसी थी जिसमें एनर्जी लगी, चाहे बाहर से अंदर चाहे अंदर से बाहर, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होनी चाहिए, उसमें एनर्जी लगी। क्यों लगी एनर्जी, क्योंकि आप किसी सामान को, किसी सॉल्यूट को, किसी मॉलिक्यूल को उसकी लो कंसेंट्रेशन से आप उसकी हायर कंसेंट्रेशन पे लेके जा रहे हो, इसलिए। तो वो जो मूवमेंट होगी वो एक्टिव होगी, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हमारी मेम्ब्रेन एक्टिव मूवमेंट भी करवाती है, पैसिव मूवमेंट भी कराती है। एक्टिव मूवमेंट किसके थ्रू करवाएगी, तो बेटा ऐसा देखा गया कि एक्टिव मूवमेंट तो वो ज्यादातर ऐसे प्रोटीन्स के थ्रू करवाती है, डायरेक्टली नहीं करवाती, क्योंकि एक्टिव मूवमेंट को चाहिए एटीपी, और इन प्रोटीन चैनल्स के पास एटीपी का रिसेप्टर होता है। ये एटीपी लेते हैं, फिर खुलते हैं, फिर अपना गेट खोलते हैं, फिर किसी सब्सटेंस को आने देते हैं। जैसे आपने पंप सुने होंगे, है ना, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हम मोटर चलाते हैं ना, पंप का मतलब क्या है, एनर्जी देके किसी चीज को लो से हाई भेजना। तो हमारे पास पंप होते हैं, हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कि हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है, तो पंप हमारे पास है। और पंप कहाँ है, मेम्ब्रेन पे। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सीधा मेम्ब्रेन से हो पाएगा, नहीं, आपको कोई पंप, कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए जो एटीपी लेगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। क्या लेकिन पैसिव मूवमेंट डायरेक्टली मेम्ब्रेन से हो सकता है, हाँ, क्योंकि हाई से लो कंसेंट्रेशन में सीधा लिपिड को भेज दूंगी बिना किसी एटीपी के, सीधा मेम्ब्रेन में से भेज दूंगी। क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट इस चैनल प्रोटीन से हो सकता है, हाँ, बहुत सा ऐसा पैसिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा नॉन पोलर सब्सटेंसेस का। तब क्या करोगे, तब इन्हीं चैनल प्रोटीन से भेजना पड़ेगा, बस बिना एटीपी के। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को ऐसे चैनल प्रोटीन से भेजूं बिना एटीपी के, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एटीपी लगने के बाद ही वो गेट खुले, फिर वो मॉलिक्यूल अंदर जाए, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सिंपल। यहां आप देखोगे तो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट को 3 में डिवाइड किया, सिंपल डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन वो हुआ कि कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस था, सीधा सीधा मेम्ब्रेन से चला गया, कोई चैनल प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये हुआ कि मॉलिक्यूल अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट गया, हाई टू लो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक पोलर मॉलिक्यूल था, तो वो सीधा मेम्ब्रेन से नहीं जा पाया, किसी ना किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन अंदर से कैसी है, नॉन पोलर, लिपिड की जो चेन्स बनी हुई है नॉन पोलर है, और मॉलिक्यूल कैसा था, पोलर, तो भेजा कैसे, कैरियर मॉलिक्यूल से सीधा नहीं भेज पाए। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हुआ तो डिफ्यूजन है, गया तो हाई टू लो है, लेकिन किसी कैरियर प्रोटीन ने उसको फैसिलिटेट किया। क्या एटीपी लगा, नहीं, बस किसी कैरियर प्रोटीन ने फैसिलिटेट किया।
और तीसरी चीज है ऑस्मोसिस, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पानी का मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। तो अगर मुझे सीधा सीधा पानी को ही लेके जाना है, मेम्ब्रेन मेरी वैसे तो सेलेक्टिवली परमिएबल कहना चाहिए, पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में सेमी परमिएबल लिख देते हैं, आप बचपन से नोटिस करना। मेम्ब्रेन आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल है, पर जब जब पानी की मूवमेंट ऑस्मोसिस में दिखा रहे होते हैं ना, तो सेमी परमिएबल बोल देते हैं। और आपको पता है ये अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, एनर्जी लगेगी नहीं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करके आपका एक चैप्टर था, अब सिलेबस से हट गया, उसमें बता रखा है एक्वापोरिन है, 8 डिफरेंट तरीके के प्रोटीन के बने होते हैं। तो एक्वा मतलब पानी, पोरिन क्या है, कैरियर प्रोटीन। तो आप सीधा तो नहीं भेज सकते, कैरियर प्रोटीन तो आपको लगेगा, है ना, कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन आपको चाहिए, एनर्जी आपको नहीं चाहिए। हाई टू लो जा रहे हैं, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर पानी की मूवमेंट हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है, सिर्फ एक कैरियर प्रोटीन का, दोनों हाई टू लो है। ऑस्मोसिस भी हाई टू लो है, बस पानी है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो टू हाई है, एटीपी भी लग रहा है, एग्जाम्पल में दे रखा है सोडियम पोटेशियम पंप। और इतना ही पढ़ना था मेम्ब्रेन के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी टैग देख लिए बेटा, कुछ मैं पीवाईक्यू आपके लिए लेकर भी आई हूँ। ये बुक, अभी तो मैंने आपको एक टॉपिक ऐसा दिखाया, आपके टफ से टफ एनसीईआरटी के टॉपिक जो एनसीईआरटी से पढ़ने में समझ नहीं आ रहे होते, उसको बढ़िया टेबल्स फ्लो चार्ट में सेग्रीगेट कर कर इजी लैंग्वेज में आपके लिए आपको मिल जाएगा बायोलॉजी इन 30 डेज में। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ fundabox.in लिखना है, वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी, स्टोर आपके पास खुल जाएगा, सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। और बायोलॉजी इन 30 डेज इतनी एलैबोरेटेड बुक एनसीईआरटी प्रॉपर कवर करती है, टैग करती है पीवाईक्यू को ओनली एट 600। बहुत आराम से, आपको शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और आप पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो इससे। तो आप जरूर इसको जाकर खरीद सकते हो, राइट, बायोलॉजी इन 30 डेज। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन 2012 का था, आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में ना करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सोडियम पोटेशियम आयन पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटा इनका तो पंप होता है, और पंप हमने कहाँ पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रोटीन 60 to 70% बना रहा है सेल मेम्ब्रेन का। पहली बात तो हर सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन फिक्स नहीं होता। दूसरा, आरबीसी में 52% बता रखा है, 52 बता रखा है, तो गलत हो गया। लिपिड बाइलेयर में अरेंज है, जी हाँ। क्या पोलर हेड अंदर की तरफ होता है, नहीं, मैंने बार बार आपको दिखाया इस तरीके से अरेंज होता है। बाहर की तरफ पोलर हेड होता है, अंदर की तरफ तो नॉन पोलर टेल होती है, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी है। तो क्या पोलर हेड अंदर की तरफ है, जी नहीं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था, जी हाँ। इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है, बताइए। फिर देखिए आप, क्वेश्चन था इसमें से कौन सा मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन में नहीं होता। मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल है, आपने डायग्राम में भी देखा। मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी है, मैंने आपको दिखाया, बस प्रोलीन नहीं है। प्रोलीन एक अमीनो एसिड है, सीधा सीधा अमीनो एसिड मिलता नहीं, ये आपका आंसर हो गया। फिर आप क्वेश्चन देखिए कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में क्या होता है। तो अपर लेयर नॉन पोलर और हाइड्रोफिलिक होती है, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। अगेन मैं सेम चीज आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ। तो जो अपर लेयर है वो पोलर है बेटा, नॉन पोलर तो है नहीं। हाइड्रोफिलिक है पर पोलर है ना, पोलर लिखना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। अपर लेयर पोलर है, जी हाँ। हाइड्रोफोबिक है, नहीं, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। अंदर वाली जो होती है ना, ये फोबिक होती है, क्योंकि ये लिपिड की बनी हुई है, तो ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर को पानी नहीं पसंद, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। लेकिन बाहर वाली तो पोलर है, उसे पानी पसंद है, वो हाइड्रोफिलिक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या फोस्फोलिपिड बाई मॉलिक्यूल लेयर बनाती है मिडिल पार्ट में, ठीक है। प्रोटीन मिडिल में प्रेजेंट है, नहीं। प्रोटीन या तो इस पेरीफ्री पे है या इस पेरीफ्री पे है, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। इस पेरीफ्री पे है या इस पेरीफ्री पे, मिडिल में थोड़ी है। बाहर प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन है, मिडिल में तो लिपिड है, तो क्या मिडिल में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ये भी नहीं। और आप वैसे भी सीधा सीधा कर सकते थे कि हाँ भैया फोस्फोलिपिड बाई लेयर में होता है, बाई मॉलिक्यूल के लेयर में होता है, आंसर हो गया। फिर देखिए आप, क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आया हुआ था कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉन सेलेक्टिव है, किसी को भी आने देगी हाई टू लो, क्योंकि बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट सीधा लिपिड की मेम्ब्रेन से हो जाती है। जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, जो चैनल प्रोटीन होते हैं ना, वो फिर भी सेलेक्ट करते हैं। पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी तो देखो ना, अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं, वो तो नॉन सेलेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रोटीन है, किसी को फिक्स कोई जाने देगा, अब ये है नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी, सही बात है, एटीपी लगेगा, बिना एटीपी के काम नहीं चलेगा, आंसर आपके पास आ गया। एक्टिव ज्यादा रैपिड होगी, और फोर्थ तो कुछ और ही कह रहा है कि कन्फाइंड टू अनायंस, तो ये ना ट्रांसपोर्ट में ज्यादा डिटेल में बताया जाता था।
ठीक है, आप उस पर भी मत जाइए, है ना। मान लिया आप एनर्जी दे रहे हो, पर दैट डजंट मेक इट मोर रैपिड। और आपको तो सीधा सीधा सेकंड में आंसर दिख रहा है, सिंपल सा, कि पैसिव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एक्टिव में एनर्जी लगती है, एटीपी लगता है। सही बात है, आंसर आपके पास आ ही गया है ना। अच्छा जी, और ये आपकी एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। मैं बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन आपको नहीं करा रही, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ही आपको करवा रही हूँ। आपको बस ये बताना है इसमें से क्या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ट्रू नहीं है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आप मुझे ये भी बता दीजिए, मैं पहला सेल की यूनिट खत्म करना चाह रही थी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, सारे सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम छोटा छोटा करके खत्म कर लें। पर अगर आप कोई और टॉपिक मुझसे पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो कौन सा टॉपिक है जो नेक्स्ट आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी पसंद के टॉपिक्स पहले खत्म कर लें। ठीक है, तो मुझे आंसर भी दीजिएगा, मुझे टॉपिक भी बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।